हमें जो पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 आया था उसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी UM YP की VM XN की प्रोवाइडेड थी, जो कि 250 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और 440 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल थी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें ZM XN की भी चाहिए थी ताकि हम M P और N का समेशन निकाल पाए, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए क्या है, हमें एक ग्राफ गिवन था जिसमें कि एक स्ट्रेट लाइन था और नेगेटिव स्लोप था। तो मैं उसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख सकता हूँ y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। दो कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने बिल्कुल क्लियर थे, 339 और जो कि मोलर कंडक्टिविटी वाले y एक्सिस में गिवन था, और √c वाले जो x एक्सिस ली गई थी उसमें हमें कुछ दो कोऑर्डिनेट्स और भी गिवन थे, जिससे मैंने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी। और उसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हम वहाँ से मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो √c की वैल्यू है उसको हम लोगों ने 0 पुट किया था, 0 कंसंट्रेशन पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसकी वैल्यू आती है 340 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम लोगों ने कैलकुलेट की। अब बच्चों हमें ये तीनों लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, UM YP की, VM XN की और ZM XN की। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको आयंस के समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि हमें कोलरॉस लॉ से मालूम है कि हमने इसको 340 इक्वल टू 50M प्लस 80N इस फॉर्म में लिखा। और इसी तरह से हमने तीनों के लिए ये एक्सप्रेशंस क्रिएट किए हैं। अब इनको हम तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 माइनस 1 फ्रॉम 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर हम जब m की वैल्यू फर्स्ट एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास वहाँ से n आ जाता है। और फर्दर अब जब हम लोग यहाँ पर m की वैल्यू थर्ड एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो वहाँ से मुझे p मिल जाता है। एक बार ये mn प्लस mn और p मिल गया तो इसका समेशन करके हम ये वैल्यू 7 पाते हैं, m प्लस n प्लस p की वैल्यू। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 15 था पेपर 2 का, उसमें हमसे FCC यूनिट सेल दे रखा था। एटम जो X है वो FCC यूनिट सेल क्रिएट करता है और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाई करता है। मतलब FCC यूनिट सेल और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो ऑक्युपाई करता है। ठीक है, तो हमें इसका पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना था। हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी? सबसे पहले क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि उस यूनिट सेल के अंदर कितने इफेक्टिव एटम्स हैं, आपके एटम X के कितने इफेक्टिव एटम्स हैं एटम X के उस यूनिट सेल के अंदर। तो एक तो वो कॉर्नर पर अवेलेबल है, तो 1/8 इंटू 8। फेस पे जो एटम X है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ इंटू 6, और 4 एटम और हैं अल्टरनेट TD वॉइड्स में। TD वॉइड का टेट्राहेड्रल वॉइड का पूरा कंट्रीब्यूशन लिया आता है, पूरा हम यहाँ पे फुल कंट्रीब्यूशन लेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो इफेक्टिव एटम्स हमारे पास कितने हैं एलिमेंट X के, वो हो गए 8। अच्छा, हमें एक पॉइंट और पता है कि जब टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड होता है तो उसमें A और R का रिलेशनशिप क्या होता है? वो होता है A√3/4 इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉर्नर एटम और रेडियस ऑफ दैट एटम जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड में है। तो दोनों एटम सेम है, तो यानी कि यहाँ पे 2RX कर देंगे और जब सॉल्व करेंगे तो A और R का रिलेशनशिप हमारे पास ऐसा कुछ आ जाता है, 8 इंटू रेडियस ऑफ एटम डिवाइड बाई √3। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला में पता है कि जितने हमारे पास इफेक्टिव एटम्स हैं उनका वॉल्यूम ऊपर लेंगे, Z एटम्स का वॉल्यूम ऊपर अपॉन A³। तो बेटा यहाँ पर Z एटम्स हैं कितने? 8, तो 8 इंटू 4/3 πr³ यहाँ पे ले लेंगे, और A की जगह पे हम R के टर्म्स में वैल्यू रख देंगे, 8R/√3 का होल क्यूब। R³ कैंसिल होगा, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू 0.34 0.35 के आसपास आती है। तो हमारे पास अगर मैं एफिशिएंसी निकालूंगा तो 34% 35% आएगा, और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल आंसर हमारा 35% ही होना चाहिए। ठीक है।